नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले टोल की। एक ज़रूरी बदलाव हुआ है। हाँ, बिल्कुल। सरकार ने टोल नियमों में कुछ फेरबदल किया है और ये खासकर उन हिस्सों के लिए है जहाँ बड़े स्ट्रक्चर जैसे पुल या सुरंग बने हैं। अच्छा, पुल और सुरंग वाले हिस्से। तो यहाँ क्या बदला है? सुनने में आ रहा है कि टोल कम हो सकता है। हाँ, कुछ मामलों में तो 50% तक की कमी आ सकती है। 50%? ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास इससे जुड़ी सरकारी अधिसूचना है, कुछ खबरें भी हैं। आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। समझते हैं कि ये बदलाव असल में है क्या और क्यों किया गया। और सबसे ज़रूरी, अब टोल का हिसाब किताब कैसे होगा, ये जानना अहम है, क्योंकि इसका सीधा असर तो जेब पर पड़ेगा, है ना? सही बात है। तो देखिए, ये बदलाव आया है राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन करके। ओके, 2008 के नियमों में बदलाव। तो पहले क्या व्यवस्था थी? यह का नियम थोड़ा अलग था। अगर आप किसी ऐसे हाईवे सेक्शन से गुजर रहे हैं जहां कोई बड़ा स्ट्रक्चर है, पुल, सुरंग, कुछ भी, तो वहां टोल काफी ज्यादा लगता था। ज्यादा क्यों लगता था? कोई खास वजह? हाँ, वजह थी NHAI मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी बताते हैं कि ये नियम असल में इन महंगी संरचनाओं की लागत वसूलने के लिए था। भाई, इनको बनाने में खर्चा भी तो ज्यादा आता है। हाँ, ये बात तो है। तो नियम ये था कि स्ट्रक्चर वाले हर किलोमीटर के लिए सामान्य टोल का आप सोचिए 10 गुना तक वसूला जा सकता था। 10 गुना? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। तो अब क्या बदला है सरकार की जो नई अधिसूचना आई है, शायद 2 जुलाई 2025 की? हाँ, उसी में टोल गणना का एक नया फॉर्मूला दिया है और ये सिर्फ उन्हीं हिस्सों पर लागू होगा जहां ऐसी कोई अलग से संरचना है, पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या कोई एलिवेटेड रोड। अच्छा, और ये नया फॉर्मूला है क्या? क्या ये पहले से आसान है? थोड़ा समझने वाला है पर मुश्किल नहीं। देखिए, अब टोल की गणना 2 तरीकों से होगी। 2 तरीकों से? हाँ, और फिर दोनों में से जो भी रकम कम होगी वही लागू होगी। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो क्या हैं वो 2 तरीके? जो स्ट्रक्चर है जैसे पुल या सुरंग, उसकी लंबाई को 10 से गुणा करें। फिर उसमें जो बिना स्ट्रक्चर वाला सादा हिस्सा है रास्ते का, उसकी लंबाई जोड़ दें। ठीक है, स्ट्रक्चर की लंबाई गुणा 10 प्लस बाकी रास्ते की लंबाई। ओके, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका सीधा है, पूरे हिस्से की कुल लंबाई मतलब स्ट्रक्चर और बिना स्ट्रक्चर वाला हिस्सा मिलाकर उसको सीधे 5 से गुणा कर दें। अच्छा, तो एक में 10 गुना स्ट्रक्चर का प्लस बाकी हिस्सा और दूसरे में कुल लंबाई का 5 गुना, और फिर जो कम आए? बिल्कुल, जो किलोमीटर लंबाई कम आएगी उसी के आधार पर टोल लगेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई 40 किलोमीटर का हाईवे सेक्शन है और वो पूरा का पूरा ही एक बड़ा पुल या सुरंग है। तो कैसे काम करेगा ये? हाँ, ये बढ़िया उदाहरण है। तो देखिए, पहले तरीके से गणना करें। 10 गुणा 40 किलोमीटर, ये हुआ 400 किलोमीटर के बराबर शुल्क। 400 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरे तरीके से? दूसरे तरीके से 5 गुणा 40 किलोमीटर, ये हुआ 200 किलोमीटर के बराबर शुल्क। तो एक गणना से 400 किलोमीटर आया, दूसरे से 200 किलोमीटर। तो कम वाला 200 है, मतलब अब टोल 400 के हिसाब से नहीं 200 किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इस केस में टोल प्रभावी रूप से लगभग आधा हो गया, सीधा 50% कम। वाह, 50% की कमी! ये तो वाकई बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज इन रास्तों से गुजरते हैं या फिर माल ढुलाई वाले वाहन। हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो नई अधिसूचना से फ्लाईओवर, अंडरपास, सुरंग जैसे हिस्सों पर टोल दरें काफी कम हो रही हैं। यात्रा सस्ती होने की पूरी उम्मीद है। सही है। अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो इस कदम के पीछे सरकार का मकसद क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ लागत वसूली के पुराने तरीके से हटना है? यह मुमकिन है। हो सकता है पुराना नियम जो सिर्फ लागत वसूली पर फोकस था, अब उतना जरूरी ना रह गया हो। शायद अब सरकार का ध्यान मतलब आम लोगों पर वित्तीय बोझ कम करने पर है। या शायद इन आधुनिक सड़कों का इस्तेमाल बढ़ाने पर। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर लॉजिस्टिक्स की लागत घटाकर अर्थव्यवस्था को थोड़ी गति देने का विचार हो। ये पुरानी सोच से एक तरह से एक बदलाव तो दिखाता है। बिल्कुल, ये एक अहम बदलाव है जिसके असर शायद आगे देखने को मिलेंगे। चलिए, जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। टोल गणना के इस नए तरीके से भविष्य में हाईवे पर बनने वाले नए पुलों या सुरंगों की प्लानिंग पर क्या असर पड़ सकता है? और क्या इससे लोगों के यात्रा करने के पैटर्न में भी कोई बदलाव आएगा? इस पर सोचिए।